बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 9 जून पाकिस्तान में पीर की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 191। आज की अहम खबरों में एक तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की अपडेट, वहां पर झुरलू धांधली करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इलेक्शन के नताइज बदले जा रहे हैं, एक तो उसकी अपडेट रखनी है। कश्मीर के अंदर कत्लो गारत की हौलनाक दास्तानें सामने आ रही हैं, उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। और भी कुछ खबरें हैं वो भी सामने रखेंगे। सबसे पहले सीधा चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान, जहां से आपको हम अपडेट देते हैं कि इस वक्त के हालात क्या हैं। ये याद रखिए कि पिछली पूरी रात प्रिजाइडिंग अफसरान के जो दफातर थे उसके सामने आवाम खड़ी रही अपने फॉर्म 45 और 47 का दिफा करने के लिए। प्रिजाइडिंग अफसरान के ऊपर भरपूर प्रेशर रखा और दूसरी तरफ से जो मिलिट्री जनरल्स हैं उन्होंने अपनी पूरी की पूरी इस वक्त शतरंज की बिसात लगाई हुई है कि किसी सूरत भी नताइज नहीं देने और इनको तब्दील करना है। प्रिजाइडिंग अफसरान ने वो नताइज हतमी तौर पर तमाम नशस्तों पर नहीं दिए, बल्कि मेजॉरिटी नशस्तों के ऊपर जो नताइज थे उनको रोके रखा ताकि उनको तब्दील किया जा सके। जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वहां पर काम कर रहे थे, जैसा कि पाकिस्तान इलेक्शन सेल, फयाज राजा, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो भी फॉर्म 45 उन्होंने सारे इकट्ठे किए हैं, कम से कम 18 ऐसे हल्के हैं, जी हाँ, जहां से जो आज़ाद ग्रुप आप उसे कह लीजिए, जिसमें पीटीआई को क्योंकि जमात के तौर पर तो शामिल नहीं होने दिया गया, बल्ले का निशान भी नहीं दिया गया, और फिर MWM, वो भी क्योंकि इत्तेहादी जमात थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवारान थे और उसके साथ साथ MWM, इन्होंने मिला के दोनों ने तकरीबन 18 सीटें जो हैं वो 24 में से हतमी तौर पर अभी तक के जो नताइज आए हैं उसमें गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो पाकिस्तान इलेक्शन सेल से फयाज राजा रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान 24 में से 18 सीटें लेकर जीत चुके हैं। यहाँ ये जहन में रखिए कि 24 टोटल नशस्तें हैं, जिसके पास भी 13 नशस्तें चली जाएंगी वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत सारी पार्टीज होंगी जिनके पास अकेले 13 नशस्तें नहीं होती, माजी की बात कर रहा हूँ, तो वो किसी ना किसी के साथ इल्हाक करके फिर उन 13 नशस्तों को पूरा करके वहाँ पर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। अभी जो हम आपके सामने नताइज रख रहे हैं उसमें 18 नशस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं वो अभी तक जीत चुके हैं, और इनमें से जो 18 के ऊपर 24 तक का नंबर है, ये जो 6 नशस्तें हैं इसमें कई नशस्तें ऐसी हैं जिसमें 100 के करीब, जी हाँ, सिर्फ 100 वोटों के फ़र्क से उन्होंने जानबूझकर पीपल्स पार्टी को वो नशस्त दे दी है। पाकिस्तान इलेक्शन सेल कहता है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान के पास अभी तक 4 नशस्तों के नताइज हैं कि जिसमें वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इन 24 में से 2 नशस्तें जो हैं वो नवाज लीग के पास हैं, और इस तरह से अगर आप गौर करें तो ये 24 नशस्तों का मुकम्मल नतीजा बन जाता है। लेकिन इन नताइज को रोका गया है। पाकिस्तान इलेक्शन सेल से फयाज राजा कहते हैं कि कम अज़ कम 10 नशस्तों के ऊपर धांधली करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, इंतखाबी नताइज बदलने की कोशिश की जा रही है ताकि हुकूमत किसी और को दी जा सके और बंदर बांट की जा सके इन सीटों की। अब अगर हम हुकूमती नंबरों की तरफ आएँ, हतमी नतीजा तो अभी तक जारी नहीं किया, गवर्नमेंट ने रोका हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि जितना पूरे पंजाब के तकरीबन एक MPA के हल्के के वोट्स होते हैं, शायद 4 लाख के करीब, उतने पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वोटों की गिनती होनी थी। आल्दो के 80% वहाँ पर वोटर टर्न आउट हुआ है, और मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया कि माओं, बहनों, बेटियों ने वो हैरानकुन नताइज वहाँ पर दिए हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन सब का मैं दिली तौर पर बहुत बहुत मशकूर हूँ। बहरहाल, अब ये बताया जा रहा है कि जो चंद घंटे के अंदर वोट गिने जा चुके थे या गिने जाने चाहिए थे, क्योंकि महज 4 लाख वोट, इतने बहुत सारे जो पंजाब के अंदर MPA के हल्के हैं उनके वोट इतने होते हैं, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इतने वोट थे, जाहिर है वहाँ आबादी कम है, वो वोट नहीं गिने गए और अभी तक नताइज जो हैं वो रोके गए। जो अब हुकूमत नताइज जो है वो गैर सरकारी तौर पर जारी करवा रही है टाउट सहाफ़ियों से या दूसरे ऐसे ट्विटर अकाउंट से, वो ये है कि 8 नशस्तें जो है वो पीपल्स पार्टी ने जीत ली हैं और 6 नशस्तें जो हैं वो नून लीग ने जीतनी हैं। यूं बन गई ये 14,
और इसी तरह से वो कह रहे हैं कि 8 नशिस्तें आज़ाद, मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान, और 1 नशिस्त गालिबन MWM। तो अगर आप 8 और 1, क्योंकि MWM और तहरीक इंसाफ इकट्ठे ही अलामा राजा नासिर अब्बास साहब की वो पार्टी है, और आपको पता है कि उनका हर जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इल्हाक है। इस वक्त वो सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ भी हैं और इमरान खान साहब ने उनको नामजद कर रखा है। तो अगर हुकूमती नताइज भी आप देखें तो उसमें भी जो लार्जेस्ट, सबसे बड़ी पार्टी बन रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बन रही है। मतलब तमाम धांधली करने के बावजूद 10 सीटें तहरीक इंसाफ से कम अज़ कम 10 सीटें, वैसे PTI तो कहती है कि वो 21 नशिस्तों पर आगे है, लेकिन कम अज़ कम अगर 18 भी मान ली जाएं जो आज़ाद मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो फिर भी 10 नशिस्तें उनसे छीनी गई हैं। उसके बावजूद लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM जो हैं वो सामने आई हैं, और दोनों के पास, बाकियों के पास ऐसे नंबर्स नहीं हैं कि वो अकेले हुकूमत बना सकें। इसीलिए रात जोड़ तोड़ के लिए मीटिंग हुई बिलावल जरदारी और नून लीग की। आप अब याद कीजिए कि मैं पिछले कई हफ्तों से आपके सामने ये लगातार बात रख रहा हूं कि जो सौदा हुआ है 18वीं तरमीम में से, जो जनरल साहबान ने अब पैसे निकालने हैं, और वो पैसे भले 28वीं तरमीम करके उनको दें या वैसे ही उनको किसी और तरीके से बजट में तब्दीलियां करके दें, उसका जो सौदा हुआ है उसके एवज पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत देने का ये वादा किया गया है। अभी मैंने आपको बताया कि वादा तो आज़ाद कश्मीर का भी किया गया है, लेकिन वहां पर नून लीग कहती है कि नहीं, हमें भी हिस्सा बकदरे जुस्सा चाहिए। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में भरपूर तरीके से कोशिश की जाएगी कि ये पीपल्स पार्टी की झोली में ये हुकूमत डाल दी जाए। तो ये आपको वाजे रहे कि अमूमी तौर पर जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है, ये आपने हमेशा से सुन रखा होगा कि जिसकी हुकूमत सेंटर में होती है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में उसी की हुकूमत बनती है। वजह यह है कि वहाँ के लोग ये समझते हैं कि उनके मसाइल तो वैसे ही हल नहीं किए जाते, तो अगर ऐसी गवर्नमेंट को ले आएंगे जो सेंटर के साथ अलाइन नहीं होगी तो उनके काम नहीं होंगे। उनके जो पहले ही वो आपके सामने दूर दराज इलाके भी हैं, वहाँ पर तरक्की का भी मामला वैसा नहीं है, तो इसलिए अमूमी तौर पर वहाँ रवैया यही होता है कि जिसकी हुकूमत इस्लामाबाद में होती है, वफाकी हुकूमत जिसके पास होती है, उसी की हुकूमत अमूमी तौर पर वहाँ बनती है या उसी को आवाम वोट देती है। आप कहेंगे इस दफ़ा क्यों मुख्तलिफ हो गया? 2 वजूहात हैं। एक तो इमरान खान लोगों के दिलों में रहते हैं और लोग इमरान खान के दिल में भी रहते हैं, एक तो वजह यह है। उसके साथ साथ दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप शायद बारीकी से देख नहीं रहे, हुआ इस बार भी ऐसे ही है। सेंटर में भी तो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही है, उनसे फॉर्म 47 पर छीन ली गई, एक अलग बात है, लेकिन वोट तो सारे का सारा तहरीक इंसाफ को ही पड़ा था। तो अवाम ने तो वही वोट किया जो पाकिस्तान की अवाम ने वोट किया, जिसको पूरे पाकिस्तान की अवाम ने वोट दिया, उसी शख्स की पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने भी वोट किया। तो जो हिस्टोरिक एक ट्रेंड होता है उसी से अलाइन आपके सामने नताइज आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक नताइज रोके हुए हैं। आने वाले दिनों में, घंटों में आपको नजर आ जाएगा कि अब ये क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जो बात मैं पिछले कई दिन से आपके सामने रख रहा हूं कि ये पीपल्स पार्टी की गोद में फेंकी जाएगी, वही करने की इस वक्त हमारे मिलिट्री जर्नल्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्शन में रिगिंग की गई हर तरह से। आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के अकाबरीन को वहाँ पहुँचने नहीं दिया गया। एक तो आपने देखा होगा कि अकाबरीन ने भी इलेक्शन से 1 या 2 दिन पहले वहाँ जाने की कोशिश की। तब जब नवाज शरीफ भी पहुँच गए, जब बिलावल भी पहुँच गए, तब जाके हमारे ऐसे अकाबरीन जो वेले ही हैं, कोई काम शाम ऐसा नहीं है, मतलब चले कुछ तो है ना जो बड़े बहुत ही मोतबर वकला हैं, चले मान लिया उनके केसेस वेसेस हैं, कई तो बेचारे मेरी तरह बिल्कुल फारिग हैं, कोई काम धंधा नहीं है, सीनियर लोग हैं, लेकिन उन्होंने भी पहले जाने की कोशिश नहीं की। आखिरी दिनों में वहाँ पहुँचे, जो वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर हमारे उम्मीदवारान थे, जो मैं ग्राउंड पे बात कर रहा था, वो भी कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उतनी मुस्तैदी से सारे के सारे कोशिश नहीं कर रहे थे। चंद ने बहुत अच्छी कैंपेन की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो उम्मीदवारान थे और लीडरान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आउटसोर्स कर चुके हुए थे कि ये तो जर्नैलों ने आपस में बांटना है, हमारी एफर्ट से क्या निकलना है। यहां तक कि मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अरेस्ट कर रही थी, रोक रही थी, और आपके सामने वीडियो फुटेज और सबूत हम रख चुके हैं। मतलब कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी वो असूली तौर पर अपने दिमाग में, असूल तो नहीं था इसमें कोई भी, लेकिन अपने दिमाग में असूली तौर पर ये तय कर चुके थे कि ये इलेक्शन तो जर्नैलों ने ही बांटना है, इसलिए इसमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है हुज्जत तमाम करने के लिए कुछ ना कुछ आखिर पर कोशिश की गई, हाफ हार्टेड, और वो आपको नज़र भी आई कि वो हाफ हार्टेड कोशिशें थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अभी भी देख लीजिए, इलेक्शन कल का ख़त्म हुआ, हमने कोई ख़ास तरीके से अभी तक जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका कोई बयान ही सामने नहीं आया। वो इंतज़ार कर रहे हैं अच्छी तरह से कि जर्नल्स जो हैं वो पहले लूट मार कर लें सारी इलेक्शन की। यही काम उस वक्त किया गया था।
उस वक्त उमर अयूब साहब जनरल सेक्रेटरी थे और शिबली फराज साहब और दूसरे काबरीन, जब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ, मुकम्मल आप ये कहिए कि आमादगी के साथ, मुकम्मल आमादगी के साथ पहले मिलिट्री जर्नल्स को पूरा इलेक्शन लूटने दिया गया, मुकम्मल खामोशी रखी गई, किसी तरह की हिलजुल नहीं की गई, अवाम को मोबिलाइज नहीं किया गया। जब उन्होंने अपना पूरा काम कर लिया तो फिर आपके हमारे सबके पेट भरने के लिए तत्ती तत्ती स्टेटमेंट्स दी और फोकी स्टेटमेंट्स जिन्हें कहते हैं, जिनका कोई काम नहीं। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दिन 1:20 हो चुके हैं पाकिस्तान में। कोई एफर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से नज़र नहीं आ रही कि वो ये जो सीटें छीनी जा रही हैं इसको एक्सपोज करें। पता ये चला है अभी मीडिया से कि शायद तहरीक इंसाफ के गौहर खान साहब जो हैं अब से चंद घंटों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब मेरी ये समझ से बाहर है कि सुबह से वो क्या कर रहे हैं, बल्कि कल रात को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी जिसमें अपनी जीत का प्रॉपर बाकायदा ऐलान करना चाहिए था, अदाद शुमार के साथ बताना चाहिए था कि इतनी नशस्तों पर हम जीत चुके हैं, ये फॉर्म 45 की लिस्ट है, ये रिजल्ट्स हैं। वहाँ उम्मीदवारान के पास तो अपना अपना फॉर्म 45 है, उनसे मंगवाए जाते और उन फॉर्म्स की बेसिस के ऊपर, जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया अब रिपोर्ट कर रहा है, ये कल रात को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गौहर खान साहब को और सलमान अकरम राजा साहब को करनी चाहिए थी। सलमान अकरम राजा साहब ने ज़रूर एक ट्वीट भी किया और एक उन्होंने स्पेस में, ट्विटर की स्पेस के अंदर भी उन्होंने इस बात पर बात की कि हम जीत चुके हैं। लेकिन अगेन, ये पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसे ऐलान नहीं करती, उसके लिए तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपको एक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, फॉर्मल तरीके से आपको अनाउंस करना था कि हम जीत चुके हैं और हम वहां पर हुकूमत बनाएंगे और हम अभी से वहां पर गुफ्तो शनीद कर रहे हैं और हमारी जो लीडरशिप है वो कल वहां पहुंच रही है। आज हमारी लीडरशिप को गिलगित बल्तिस्तान में जाना चाहिए था, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो चुके, अब तो कोई एतराज़ नहीं कि कोई असरअंदाज होगा, वहां जाना चाहिए था और वहां बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोबारा करते। गिलगित बल्तिस्तान से उनके पास हेलीकॉप्टर भी है, उस पर पहुंच सकते थे, वहां पर मुबारकबाद भी देते और वहां से एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन ग्राउंड से करते। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि जैसे हमने हर चीज़ में ढेरी ढाई हुई है, इसमें भी ढेरी ढाई हुई है और हमने ये कहा कि तो जाहिर है उन्होंने हमें सीटें देनी नहीं हैं और हमें कोशिश करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अभी भी हमारी जो खामोशी है वो नीम रजामंदी है कि हजूर आप बांट लें जहां बांटनी है। जब आप बांट चुकेंगे, जब आप लूटमार कर चुकेंगे, तो फिर हम ज़रा आवाम को महसूस करने के लिए बड़ी तत्ती तत्ती स्टेटमेंटें देंगे। अब आप देखेंगे अब से चंद घंटों के बाद कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी और फिर आप उसमें ज़रा स्टेटमेंट सुनिएगा और आपको लगेगा कि हाँ यार, गुस्सा तो इनको वाकई है, इनको तकलीफ और दर्द तो वाकई है कि जो मैंडेट है वो छिन गया। लेकिन असल हरकत यह है कि ये कल रात से, कल शाम से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होनी चाहिए थी, आज भी भरपूर तरीके से मीडिया को एंगेज करना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसा होता हुआ नज़र अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। तो फिर हुआ क्या है, अगर लीडरशिप भी हाफ हार्टेड थी, कैंडिडेट्स ने भी उतने भरपूर तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ा, तो फिर हुआ क्या है, हुआ जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि अवाम का और इमरान खान का जो नाता है वो इतना तगड़ा बन गया है जिसकी किसी को असेसमेंट नहीं है। मुझे तो लगता है कि इस वक्त इमरान खान साहब को भी असेसमेंट नहीं होगी कि वो लोगों के दिलों के अंदर कितना घर कर चुके हैं कि किसी ने एफर्ट नहीं की, लोगों ने ज़बरदस्ती वोट डाल दिया है। मैं आपको ये पूरे अपने मैं ये कह सकता हूँ कि अपनी ईमानदारी से जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, जो ग्राउंड से मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों ने हमारी जो एफर्ट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमारे रैंक एंड फाइल की, हमारे उम्मीदवारान की, हमारी लीडरशिप की, उससे कहीं बियॉन्ड एंड अबव जाकर इमरान खान के नाम पर वोट डाला है और एक दफ़ा फिर चौधरी निज़ामुद्दीन को शश्तर करके रख दिया है कि ना आप किसी को बना सकते हैं और ना आप किसी को गिरा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर गठजोड़ चल रहा है। जाहिर है अब एक को 8 सीटें दी हैं, कुछ 6 दी हैं, इन दोनों की मिला के वहाँ पर हुकूमत बनाएंगे, जैसे वफाक के अंदर मिलके हुकूमत है। ये फिर कहीं और इलेक्शन होगा, आज़ाद कश्मीर में होगा, तो ये फिर एक दूसरे के खिलाफ अपोजिशन खेलेंगे, यहाँ पर ये फिर मिल जाएंगे। तो ये वो जो एक ही सिक्के के दो रुख इमरान खान आपको पिछले 20 सालों से, बल्कि 30 सालों से अब बता रहे हैं, 26-28 सालों से कि ये सब कुछ क्या हो रहा है कि एक ही सिक्के के ये दो रुख हैं। एक दफ़ा फिर इन्होंने साबित किया है इस इलेक्शन में भी। आगे बढ़ते हैं जी, अगली खबर अब आपको दे दें हम कश्मीर से, क्योंकि वहाँ पर सूरत हाल जो है वो पिछली रात जो गुजरी है उसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई हैं जो कुछ मैं आपके सामने रख सकूंगा और कुछ आपके सामने नहीं रख सकूंगा। सबसे पहले आपके सामने शौकत नवाज़ मीर, जो कश्मीर एक्शन कमेटी के रूहे रवा हैं, उनका बयान आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि रियासत ने तमाम वसाइल छीन कर कत्ले आम शुरू कर दिया, रावला कोर्ट में कीमती जानें ज़ाया हो गईं। ओवरसीज़ भाइयों से गुजारिश है कि रियासत के लोग बेबस हो गए हैं, मतलब रियासत आज़ाद कश्मीर के लोग बेबस हो गए हैं और अपने घरों में कॉल करें और कहें कि 9 जून के एहतजाज में ज़रूर शिरकत करें।
फिर शौकत नवाज मीर कह रहे हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान से एक डायरेक्टर आया है जिनके पीछे काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स भी हैं और वो वही ड्रामा चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तान में पीटीआई के साथ चलाया गया। शौकत नवाज मीर इस बयान के अंदर वो निशानदेही कर रहे हैं ब्रिगेडियर फाइक और लियाकत मलिक जो डुओ है उनको पंजाब से पाकिस्तान से जो भेजा गया है, वो कहते हैं कि जो इन्होंने पीटीआई के साथ किया है वही अब आज़ाद कश्मीर में अवाम के साथ यहाँ किया जा रहा है। फिर वो मज़ीद कहते हैं कि कश्मीर में हक और बातिल, हाकिम और महकूम की जंग है। पाक फौज में ब्रिगेडियर फाइक जैसी गंदी मछलियों पर हम ज़रूर बात करेंगे। शौकत मीर का कश्मीरियों से खिताब, कत्ले आम के बाद कश्मीरी पीछे नहीं बल्कि मज़ीद बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। अच्छा, अब ये सब कुछ तो हो गया, आपको ये तो पता ही है कि पिछली रात ओपन फायर वहाँ पर खोला गया। इसमें ये भी इत्तलात हैं कि उसमें सिक्योरिटी एहलकार भी 6 के करीब कहा जा रहा है कि 6 के करीब सिक्योरिटी एहलकारों की जानें गई हैं और कम से कम कोई 7 या उससे भी ज़्यादा नंबर जो है वो आम शहरियों का है जिनकी जानें गई। अब जो वीडियो फुटेज सामने आ रही हैं, जो इस वक्त क्लेम सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि हम आपके सामने हतमी नंबर रख सकें, जो इस वक्त वीडियो फुटेज के अंदर क्लेम कर रहे हैं जिन लोगों के प्यारे मारे गए हैं, इसमें शहीद हो गए हैं, वो 150, 200, 300, 400 तक के नंबर दे रहे हैं कि इतनी शहादतें हुई हैं। मेरे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि मैं आपको कंफर्म कर सकूं कि एग्जैक्ट नंबर कितना है, इसलिए अभी ये क्लेम्स हैं, इनको अभी हमारे पास परखने के लिए कोई मेयार नहीं है। अभी इंतज़ार करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। लेकिन जो फुटेज है उसमें ये ज़रूर देखा जा सकता है कि एम्बुलेंसेस की लंबी लाइनें और कतारें हैं, लोग अपने प्यारों को कंधों पर उठा के भाग रहे हैं। इसी तरह से ये भी देखा जा रहा है कि ट्रकों के अंदर शायद डेड बॉडीज़ को डाला जा रहा है। ये तमाम अंधेरे में बनी हुई वीडियोज़ हैं। अब इसमें यह भी हो सकता है कुछ वीडियोज़ पुरानी हों, कुछ नई हों। ये भी हो सकता है कुछ वीडियोज़ इंडिया के मकबूजा कश्मीर से किसी ने यहाँ पर लॉन्च कर दी हो। डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन्स भी इसके अंदर हो सकती हैं। इसलिए इस वक्त हतमी तौर पर यह कहना कि एग्जैक्टली कितने लोगों की जान गई है, ये बहुत मुश्किल है। एक और सवाल, पिछले व्लॉग में सबने कहा कि आप दोनों साइड को शहीद कहे जा रहे हैं। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। जालिम तो जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स हैं, लेकिन जो बेटे उस तरफ गिर रहे हैं वो भी हमारे हैं। जो आगे से कश्मीरी अवाम को गोलियां मार के उनको, वो भी हमारे बेटे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। समझ नहीं आ रही कि किसको शहीद कहूँ और किसको ना कहूँ। उनके लिए जाहिर है जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपने आप को शहीद कह के खबरें रिलीज़ कर रहे हैं। हम नहीं कहेंगे तो कहेंगे देखें ये कैसे हैं, ये पाकिस्तान के अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके जो पाकिस्तानी एहलकार जो हैं उनकी जानें गई हैं और ये उनको शहीद नहीं कह रहे। दूसरी तरफ तो कहना ही पड़ना है, जाहिर है आम आवाम है, मासूम है जिनके ऊपर आप गोलियां चला रहे हैं। तो मैं तो इसमें क्या फ़ैसला करूं और क्या ना करूं, क्योंकि दोनों तरफ हमारी अपनी ही माओं के बेटे हैं जिनकी जानें जा रही हैं। ये अफसोसनाक है जिस सूरत हाल में ले गए हैं पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स हमें, क्योंकि मैं कुछ आपको बातें सुनवाना चाहता हूँ। क्या रिपोर्ट करूँ मैं यहाँ से कि वहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ। आपके सामने कुछ चीज़ें मैं रख देता हूँ, लोगों की बातचीत सुन लीजिए। कुछ बातें मैं आपको समंदर पार, पाकिस्तान से बाहर, आज़ाद कश्मीर से बाहर, समंदर पार जो आज़ाद कश्मीर के शहरी रहते हैं वो यूनाइटेड किंगडम में, बरतानिया वगैरह में या और जगहों में, उनकी बातचीत सुनवा देता हूँ। फिर जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं उनकी बातचीत सुनवा देता हूँ। ये ज़रा छोटे छोटे टुकड़े हैं 2-3 वीडियोज़ के, ये सुन लीजिए बातचीत के मामला कहाँ तक पहुँच गया, सुनिए। ये है कि रावलाकोट के अंदर जो रेंजर की जानिब से फायरिंग की गई है और पायलट हाई स्कूल से लेकर सीएमएच तक मुकम्मल लाशें मेरी इतलात के मुताबिक 150 से 200 बंदों को शहीद कर दिया गया है। रेंजर ने दाएं बाएं बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ के वहां से लोगों के ऊपर फायरिंग की गई और खून बह रहा है, उनको उठाने भी नहीं दिया जा रहा। जो लोग उनको उठाने जा रहे हैं उनको भी गोलियां मारी जा रही है। कश्मीर में 400 सुपॉइस को बंदा इन्हें रेंजर मारी शुक्रिया प्यारे तुस यार तुस एक गल दस कश्मीर की क्या गलती थी किस गल है यार। रावलाकोट का रहने वाला हूँ, प्रॉपर शहर में मेरे घर है। आज जो आगामाराई शुरू हुई, जो रेंजर्स, एफसी या फौज या हमारे घरों में घुस गई, खासकर मेरे घर की दरवाजे, खिड़कियां, सारा कुछ तोड़ा गया। बच्चों पे यानी 2-2, 3-3 साल के बच्चों पे जो है फायरिंग की गई, स्ट्रेट फायर मारे गए। मेरे भतीजे यानी 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल के बच्चे, उन पे स्ट्रेट फायरिंग की गई। मेरी सिस्टर, मेरी वालदा पे, 2 भाई मेरे हॉस्पिटल में जिनको गोलियां लगी हुई हैं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हॉस्पिटल वाले इलाज नहीं कर रहे, कोई कॉपरेट
वेट नहीं कर रहा, ना वो हॉस्पिटल के अंदर किसी को जाने दे रहे हैं, ना वो हॉस्पिटल से बाहर किसी को आने दे रहे हैं। जिस तरह मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी घुसते हैं लोगों के घरों में, इसी तरह वो मेरे घर में घुसे, मेरी तीन चार स्टोरी बिल्डिंग तबाह करके रख दी। कल उस पर हमला किया, उमर वजीर को मारने की कोशिश की आप लोगों ने, कत्ल कर रहे हैं कि उसको शहीद कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग थी। वो तो अल्लाह ने उसको बचाया, वो बच गया, वरना मारने में तो इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सारी उम्र हम लोग खामोश रहे, कभी जिंदगी में कोई वो नहीं कहा। हर कब तक हम लोग चुप रहे, कब तक? सारी उम्र गीत रहे, गाते रहे भाई इसको पाकिस्तान बनाएंगे जी, हमारी आर्मी है जी, पाक आर्मी जिंदाबाद जी, ये है वो है। मैं तो सारी उम्र ये गीत गाता रहा, मैं हमेशा अपने दोस्तों से लड़ता रहा कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज जब खुद बीतती है पता लगता है कि किस झूठ के पीछे और किस रात के पीछे हम सारी उम्र भागते रहे, और आज ये हमारे साथ ये हो रहा है। सुन लिया आपने। अब ज़रा आपने ये एक और वीडियो सुननी है। ये मेरा ख्याल है ओवरसीज़ कहीं पर बातचीत हो रही है, इसमें हमने बीप की है, कुछ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं, उनको बीप कर दिया, लेकिन मिलिट्री जर्नल्स मामलात को कहाँ ले गए कि लोग उनके बारे में कैसे अब बातचीत कर रहे हैं। सुनिए। पाकिस्तान इन्होंने कायदे आज़म को मारा, इन्होंने आपके फातिमा जिन्ना का कत्ल किया, उन्होंने फातिमा जिन्ना पर फतवे लगाए, इन पर बेइज्जती रहेगी सारी कौम, और पाकिस्तान की सारी कौम आज भेज रही है। ख्वाजा साहब ने क्लियर किया था, जहूर साहब ने क्लियर किया था, आज पाकिस्तान के लोग हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हम कश्मीरी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। इसलिए ये तकसीम जो है ये जर्नैल कर रहे हैं, उनके मफाद में ये तकसीम, हमारे मफाद में ये हम सब बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर तक हमने मिलकर, सारी अवाम ने मिलकर इन से जान छुड़ानी है। और इंशाअल्लाह सुन लिया आपने, ये गुस्सा, ये तफरीक, ये फॉल्ट लाइंस यहाँ तक पहुँच गई हैं। इसके लिए हम इन्हें समझाते रहे कि आपने जो कुछ हमारे साथ कर लिया, इस तरफ को मत जाइए। गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में ये नफ़रत के बीज मत बोइए, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। अब मैं आपके सामने जो इंडियन चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ मैं चंद लम्हे की आपके सामने रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे रॉका या इंडियन एजेंट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर हमने इंडियन एजेंट ही बनना होता तो मेरे बुज़ुर्ग जो हैं वो अमृतसर से माइग्रेट करके, इमिग्रेट करके फैसलाबाद क्यों आते, वो वहीं रह लेते अगर हमने इंडियन एजेंट बनना होता। मर्जी से आए थे ना, किसी ने कनपट्टी पे तो नहीं भेजा था, उधर भी तो लोग रह गए। तो इसलिए उम्मीद है कि इंडियन एजेंट नहीं कहा जाएगा, सिर्फ दिखाने के लिए कि हमने इंडिया को किस तरीके से माहौल बना के दिया है कि वो अब हमारे बारे में इस तरह की रिपोर्टिंग करे। सुनिए। कश्मीर में बिगड़ते हालातों के बीच में अब इस मुद्दे की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देने लगी है। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर कश्मीरियों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने पीओजे में कथित अत्याचार, इंटरनेट बंदी और आवाजाही पर पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठाई। आगे बढ़ता हूँ। ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और वहाँ पर लोगों की जानें गई हैं, और लेकिन आपने ये भी सुन लिया कि लोग कहते हैं कि सीएमएच से रावलाकोट पायलट हाई स्कूल तक, मैंने आपको वीडियो में सुनवाया कि लाशें ही लाशें थीं, फोर्सेस उठा रही थी। जो कुछ बाहर से लोग बात कर रहे हैं वो भी आपने सुन लिया है। रावलाकोट में इस वक्त भी हमारे पास इत्तलात यही हैं कि लोग सड़कों पर हैं, लोगों ने डिनाई कर दिया है वापस जाना, और वो भरपूर एहतजाज करना चाहते हैं। और अब जो वीडियो फुटेज सामने आ रही हैं उसमें वाज़े तौर पर ये डिमांड है कि 9 जून का जो लॉन्ग मार्च है उसमें हर शख्स शामिल हो। तो जो कश्मीरी लीडरशिप है उन्होंने तमाम लोगों को ये कह दिया कि पुरअमन तरीके से बाहर निकलें, लेकिन इस लॉन्ग मार्च के अंदर ज़रूर शामिल हों। अब मामलात और ये किस तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ आपने ये भी सोचना है कि पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है। इस वक्त जो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं। पीपल्स पार्टी के बारे में अब सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बिलावल जरदारी इस वक्त सौदेबाजी कर रहे हैं कि आप हमें गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत दे दें और आज़ाद कश्मीर में जो मर्ज़ी कर लें। मतलब ये जो आज़ाद कश्मीर में गोली चल रही है, अभी तक बिलावल जरदारी ने इसकी मजम्मत नहीं की, उनके वज़ीर आज़म ने इसकी मजम्मत नहीं की। वो बिल्कुल इस सब में ऑन बोर्ड हैं, ये जुल्म करवाने में शामिल हैं। उन्हें सिर्फ इसके बदले, इस सारे खून के बदले गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत चाहिए। अगर उनको मिल गई तो आप देखेंगे जैसे वो ब्रूट मेजॉरिटी कह के, याद कीजिए, वो जस्टिफाई करते थे 26वीं आईनी तरमीम को, डिफेंड करते थे उस सारे पागलपन को जिसमें अदालतों के ऊपर कब्जा किया गया। इसी तरह से कश्मीर की कत्ल गारत को भी ये खुद अपने मुंह से डिफेंड करेंगे। अभी भी डिफेंड ही कर रहे हैं क्योंकि खामोश हैं, बोल नहीं रहे, लेकिन आने वाले दिनों में आप अभी भी देखेंगे कि ये डिफेंड कर रहे हैं। उसके अलावा जो कुछ यूएई के साथ जब पाकिस्तान का मसला बना, तब आपने कुछ टाउट्स को देखा था कि मिलिट्री जर्नल्स ने उनको छोड़ दिया मैदान में। इस बार फिर वैसा ही हुआ है। उमर चीमा नामी एक सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से। सो कॉल्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी सहाफ़त भी गटर से शुरू होकर नाली पे ख़त्म हो जाती है। वो आप सबको पता है, जैसी स्टोरीज़ अनफॉर्चुनेटली वो माजी के अंदर करते रहे हैं। उन्होंने एक नया आजकल वो जर्नली टाउट हैं तो नई बात छेड़ दी कि पाकिस्तानी ना तो वहाँ पर नौकरी ले सकते हैं,
ना प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ना बिजनेस कर सकते हैं, और कश्मीरी जो हैं वो सब कुछ पाकिस्तान में आकर कर सकते हैं। तो उसके बावजूद कश्मीरी जो हैं वो नाशुक्रे हैं। तो इनको सूबा बनाएं, इन पर कब्जा करें और इन्हें अपना हिस्सा बना लें, ये फरमा रहे हैं मिलिट्री जनरल्स के टाउट्स अब इस वक्त मीडिया में। अबसार आलम ने तो हद ही कर दी है। अबसार आलम एक कदम आगे बढ़े और आज़ाद कश्मीर के जो शहरी इस वक्त यूके में रहते हैं उन्हें भीख मंगे कहा, उन्हें मांगने वाले कहा, उन्हें बेशर्म कहा, बेगैरत कहा, पता नहीं क्या कुछ कहा उन्हें पाकिस्तान का दुश्मन कहा, उन्हें औरतों पे जुल्म करने वाला कहा, बच्चों पे जुल्म करने वाला कहा। मैंने वो वीडियो देखी, गलाजत का अंबार था उस वीडियो के अंदर, जो कुछ कश्मीरी अवाम के बारे में तासुरात जो हैं बदकिस्मती से अबसार आलम ने रखे। अच्छा, अब ये सारे पता नहीं नाबल्द हैं या इनको अकल नहीं है या फहम नहीं है। आपको ये अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के एक फॉर्म 47 के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, तो फिर कश्मीर के भी एक प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अगर कश्मीर हमारा सूबा है तो वहाँ हमने अलग से प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाए हुए हैं? वहाँ से अलग सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर वो अलग बात है कि हमारे मिलिट्री जर्नल्स ही वहाँ का भी सारा सिस्टम चलाते हैं, लेकिन वो सब कुछ हमने एक अलग मुल्क के तौर पर क्यों वहाँ पर बनाया हुआ है? वो इसलिए बनाया हुआ है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में ये कहते हैं कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मकबूजा कश्मीर, ये एक इलाका है। ये एक इलाका है और यहाँ के लोगों ने क्या करना है, जो भी इन्होंने अपनी किस्मत का फैसला करना है, वो इन्होंने अलग होना है, इन्होंने पाकिस्तान के साथ आना है, इन्होंने इंडिया के साथ जाना है, जो भी ये आज़ादाना फैसला करें वो पाकिस्तान को कबूल होगा। पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और इसलिए पाकिस्तान ने उनकी जो इंडिपेंडेंट एक उनकी जो शक्ल है उसको बहाल रखा हुआ है। इसीलिए वहाँ पर अगर आज पाकिस्तानी वहाँ जाके सारी ज़मीनें खरीदें, नौकरियाँ करें, सब कुछ, तो फिर इंडिया वाले भी वही करेंगे। इंडिया वाले भी पूरे इंडिया से उठा के सबको मकबूजा कश्मीर में ला के वहाँ आबादी के डेमोग्राफिक्स बदल देंगे, जो कि वो बदल रहे हैं। 370 उन्होंने ख़त्म किया है, कश्मीर का इंडिपेंडेंट स्टेटस ख़त्म किया। अगर पाकिस्तान भी वही कर दे जो ये सारे कह रहे हैं कि कर देना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान में